नमस्कार दोस्तों। क्या आप एक ऐसे ग्रामीण समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां महिलाओं को इतने अधिकार हो कि वह अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुन सके, जहां महिलाओं को उनके वस्त्रों के आधार पर ना आंका जाए, जहां विवाह पूर्व संबंधों को महिलाओं की पवित्रता के साथ जोड़कर ना देखा जाए। जब मैं आपसे आदिवासी समाज की बात करूं तो आपके दिमाग में पहली छवि क्या बनती होगी? एक असभ्य और पिछड़ा हुआ समाज जो शहरी विकास के पैमानों पर कहीं पिछड़ा हुआ है। पर जिन महिला अधिकारों की बात मैंने अभी शुरुआत में की, जिन महिला अधिकारों की बात हम आज करते हैं, वही महिला अधिकार आदिवासी समाज की महिलाओं को कई सदियों से मिले हुए हैं। आज मैं आपको आदिवासी समाज में जो महिलाओं को अधिकार मिले हुए हैं, उनके बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कौन सा समाज पिछड़ा हुआ है और कौन सा समाज सभ्य। छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले क्षेत्र में मुरिया नाम की एक जनजाति निवास करती है और इस मुरिया जनजाति में घोटुल नाम की प्रथा पाई जाती है। और यह घोटुल वही है जिसके बारे में प्रसिद्ध मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ने मुरिया एन देर घोटुल करके एक किताब लिखी थी। घोटुल उस आदिवासी गांव के बीचों बीच या फिर उस गांव के बाहर बना हुआ एक कमरा होता है, जहां उस गांव या फिर उस मुरिया जनजाति के अविवाहित लड़के और लड़कियों को सामाजिक व सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। पर घोटुल अपने दूसरे कारणों से ज्यादा प्रसिद्ध है, और वह यह है कि मुरिया जनजाति के अविवाहित लड़के और लड़कियां घोटुल में रात में आकर निवास करती हैं और इन लड़कों के बीच में से लड़कियां अपनी मर्जी से अपने लिए पार्टनर का चुनाव कर सकती हैं। है ना मजेदार बात? अपनी मर्जी से पार्टनर चुनने की जिन महिला अधिकारों की बात हम आज करते हैं, वही अधिकार आदिवासी समाज में कई सालों से मिली हुई है, कई सदियों से मिली हुई है। अविवाहित लड़कियों और लड़कों का एक जगह रात में निवास करना यह दिखाता है कि उस आदिवासी समाज में यौन शुचिता की उतनी पाबंदियां नहीं है जितना हमारे समाजों में पाया जाता है। हमारे समाज में तो अगर कोई लड़की किसी पराये लड़के से बात भी कर दे, तब भी उसको उसकी पवित्रता के साथ जोड़कर देख दिया जाता है। आदिवासी समाजों की एक बड़ी अच्छी बात है कि उस समाज में दहेज की समस्या नहीं पाई जाती। और आप एक बात ध्यान देना, दहेज की समस्या उन समाजों में ज्यादा पाई जाती है जहां महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति समझा जाता हो, पर आदिवासी समाजों में दहेज की समस्या नहीं पाई जाती, जो दिखाता है कि आदिवासी समाज में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति नहीं समझा जाता। आदिवासी समाज में अलग अलग तरह की शादियां भी होती है, जिसमें एक विवाह है सेवा विवाह, जो छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में पाया जाता है। इसमें दहेज की समस्या तो नहीं पाई जाती, पर उल्टा पुरुष महिलाओं को वधू मूल्य चुकाते हैं, और जब वह वधू मूल्य नहीं चुका पाता तो कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए अपने ससुराल में जाकर अपनी सेवा देता है, इसलिए इसे सेवा विवाह कहते हैं। आदिवासी समाज में विधवाओं को भी दूसरी शादी करने का अधिकार है। हमारे समाज में विधवाओं के साथ क्या होता था यह तो आपको अच्छे से मालूम है। हमारे समाज में विधवाओं को तब अधिकार मिला जब 1856 में कानून पारित किया गया। जिन समाजों में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति समझा जाता हो, उसके साथ पूरे समाज या पूरे परिवार की इज्जत को जोड़कर देखा जाता हो, उन समाजों में दहेज की समस्या भी ज्यादा पाई जाती है, और उन समाजों में विधवाओं का विवाह भी उतना ही कम होता है। और यह दोनों ही समस्या आदिवासी समाजों में नहीं पाई जाती। हम जिस तरह के सामाजिक व्यवस्था में आज रहते हैं उसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं। यानी शादी होने के बाद महिलाएं अपने पति के घर जाकर रहती है, वंश पति के नाम से आगे बढ़ता है, संपत्ति पति से उसके पुत्र को मिलती है। इसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं, जहां पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा अधिकार मिले होते हैं। पर आज भी भारत में ही ऐसी कई जनजातियां हैं जहां मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, जहां शादी होने के बाद पुरुष अपने पत्नी के घर जाकर रहता है, जहां बच्चे अपने माँ का उपनाम या सरनेम लिखते हैं, जहां संपत्तियां माँ से उसकी बेटी को मिलती है। मेघालय में निवास करने वाली खासी जनजाति में इस तरह का सिस्टम आज भी पाया जाता है। खासी समाज में सारी जिम्मेदारी माँ की होती है। माँ ही परिवार की मुखिया होती है। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी बेटी को ही उसकी संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है। ऐसा सदियों से होता रहा है। उसके साथ ही मेघालय में ही निवास करने वाली गारो जनजाति में भी इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। हमारे समाज में अधिकांश लोगों का यह मानना होता है कि बलात्कार की घटनाएं उन महिलाओं के साथ ज्यादा होता है जो छोटे कपड़े पहनती है। पर इस पर आप क्या कहेंगे?
इन तर्कों के हिसाब से तो अबुझमाड़ के आदिवासी समाज में ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होनी चाहिए, जबकि आज भी इन आदिवासी समाजों में बलात्कार की घटनाएं बहुत कम पाई जाती है। उल्टा सभ्य और शिक्षित समझे जाने वाले हमारे शहरी समाजों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं भी आदिवासी समाजों में कम देखने को मिलती है, और न ही आदिवासी समाज में महिलाओं के कपड़ों के आधार पर उनके चरित्र को मापा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी समाज में यौन संबंधों या सेक्सुअल रिलेशंस पर उतनी पाबंदियां नहीं है जितनी हमारे समाजों में। वहां महिलाओं के यौन संबंधों को उनके चरित्र के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता, और इसका जीता जागता उदाहरण है घोटुल, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया। Every young woman has a partner who is recognized by the courtroom, but the relationship is not known or acknowledged outside the courtroom, and it shouldn't become too serious. हमारे समाज की एक बुनियादी भूल यह रही है कि हमको लगता है कि यौन इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाकर या फिर अंगों को ढककर हम इन सब से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त तो हम हो नहीं पाए, उल्टा हमारा समाज कामुकता से और भर गया। यही तो कारण है कि आज उन क्षेत्रों में बलात्कार की घटनाएं ज्यादा होती है जहां महिलाएं ज्यादा घूंघट में रहती है, ज्यादा पाबंदियों में रहती है, और दूसरी तरफ वह आदिवासी समाज है जहां न यौन इच्छाओं पर उतना प्रतिबंध है, न ही अंगों को ढकने पर उतनी पाबंदियां है, और न ही वहां के समाज में यौन कुंठाएं है। किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति को जानने का एक और बेहतर तरीका होता है उस समाज में लिंगानुपात को जानना। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिला पॉपुलेशन है। जिन समाजों में महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है, आप देखेंगे कि उन समाजों में लिंगानुपात लगभग बराबर पाया जाता है, यानी हर 1000 पुरुषों पर लगभग उतनी ही महिलाएं या फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। पर वही जब आप देखेंगे कि जिन समाजों में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है, उन समाजों में उतना ही कम लिंगानुपात पाया जाता है, यानी 1000 पुरुषों पर उतनी ही कम महिलाएं पाई जाती है। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखिए तो इंडिया का सेक्स रेशियो है यानी लिंगानुपात है 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। पर वही जब हम पूरे भारत में पाए जाने वाली शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सेक्स रेशियो देखते हैं तो वहां है 990, यानी 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं पाई जाती है। यही तो मैंने पहले बताया कि जिन समाजों में महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है वहां लिंगानुपात ज्यादा पाया जाता है। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2 जिले लेते हैं। एक जिला जो सबसे विकसित समझा जाता है रायपुर जिला, और एक जिला है कोंडागांव जो पूरी तरह से ट्राइबल रीजन है और जिसे बहुत पिछड़ा हुआ समझा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार रायपुर जिले का सेक्स रेशियो है 963, और वही कोंडागांव जिला जो पूरी तरह से ट्राइबल रीजन है वहां का सेक्स रेशियो है 1033। आदिवासी समाजों में पाए जाने वाले उच्च लिंगानुपात का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां भ्रूण हत्याएं नहीं होती और न ही महिलाओं को वहां बोझ समझा जाता है। और इसके पीछे का कारण मैंने आपको पहले ही बताया कि आदिवासी समाजों में दहेज की समस्या नहीं पाई जाती, इसलिए किसी बाप को यह चिंता नहीं होती कि लड़की पैदा हो जाने पर उस पर आर्थिक बोझें बढ़ जाएगी। एक और बड़ी बात यह है कि आदिवासी या जनजाति अधिकतर जंगलों में निवास करते हैं, यानी वहां आपके पास संसाधन कम है। संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए आपको ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, और जिन भी समाजों में संसाधन कम हो और श्रम की आवश्यकता अधिक हो, अधिकतर उन समाजों में महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है। आदिवासी समाजों में महिलाओं की बेहतर स्थिति होने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि आदिवासी समाज की अर्थव्यवस्था श्रम आधारित होती है। आपको संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, यानी आपको महिलाओं के श्रम की आवश्यकता होगी ही। और महिलाओं की स्थिति सिर्फ सामाजिक अधिकार मिलने से बेहतर नहीं होती, बल्कि असली आज़ादी तब मिलती है जब महिलाओं के हाथों में भी संसाधन हो। और आदिवासी समाज में श्रम आधारित अर्थव्यवस्था पाए जाने के कारण महिलाओं के हाथ में भी संसाधन होते हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति उस समाज में बेहतर होती है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि आदिवासी समाजों में महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी शहरी समाज में महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी से अधिक होती है, यानी आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी आदिवासी समाजों में ज़्यादा होती है, जबकि शहरी समाजों में महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी कम होती है।
यानी महिलाओं के पास कम संसाधन होते हैं, और आपके पास जब तक संसाधन ना हो तो आपकी स्थिति बेहतर हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे आदिवासी समाज बाकी दुनिया के संपर्क में आती जा रही, तो उस आदिवासी समाजों में भी वही समस्याएं निकलकर सामने आ रही जो इन समाजों में पाया जाता है। घोटुल जैसी परंपराएं लगभग खत्म होने के कगार पर है। पिछले कुछ समय से आदिवासी समाजों में भी बलात्कार की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, हत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पर इन सब के बाद भी आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति हमारे सभ्य समझे जाने वाले समाजों की तुलना में बेहतर है। और ऐसे कई चीजें हैं जो हमें आदिवासी समाजों से सीखनी चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि वह आदिवासी क्षेत्रों में विकास तो करे, पर आदिवासी समाज की उन परंपराओं को जीवित रखे, उन संस्कृति को जीवित रखे जो हमारे समाज के लिए फायदेमंद हो सकती है। धन्यवाद।